Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साउंड चेक कर लीजिएगा जी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। एक साल में बंदा छोड़ केवल कंडीशन लिमिटेड बाय शेयर को ही अप्लाई होती है। जो हमने लिमिटेड बाय गारंटी में स्टडी किया था कि अगर कोई एक मेंबर रिज़ाइन कर दे तो वो उसके एक साल बाद तक के लिए भी लायबल हो सकता है। क्या ये वाली कंडीशन सिर्फ लिमिटेड बाय गारंटी के लिए है या लिमिटेड बाय शेयर के लिए भी है? तो आंसर ये है कि सिर्फ लिमिटेड बाय गारंटी के लिए है, लिमिटेड बाय शेयर में ये केस नहीं। यानी अगर एक बंदे ने आज एक शेयर बेच दिए तो अब वो अगले दिन चाहे कंपनी बैंकरप्ट हो जाए वो लायबल नहीं होगा, वो फिर अगला बंदा लायबल होगा जी। जी बिल्कुल लिखा हुआ है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। देखिए नॉर्मली जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज होती है नॉर्मली उनका शेयर कैपिटल नहीं होता नॉर्मली, लेकिन लॉ ने इजाजत दिया हो भी सकता है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल है तो ऐसी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अब इसमें दोनों तरह से लायबिलिटी हो जाएगी मेंबर्स की, यानी वो भी जो उन्होंने गारंटी वाली भी और शेयर वाली भी हो जाएगी अगर अनपेड अमाउंट है तो। कुछ अमाउंट जो बिजनेस स्टार्ट होनी चाहिए उसमें कुछ अमाउंट ये शेयर से गैदर करेंगे और कुछ अमाउंट की गारंटी दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस सिचुएशन में हो सकता है जब बिजनेस स्टार्ट हो तो कुछ अमाउंट शेयर्स के जरिए से कलेक्ट कर ले और बाकी गारंटी अमाउंट दे दे। शेयर कैपिटल वाली उसमें टोटल अमाउंट शेयर से पहले गैदर करेंगे फिर बिजनेस स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, और जब शेयर कैपिटल वाली अमाउंट होगी वो पहले जो है वो इशू करेंगे शेयर, वो फुली पेड होंगे अगर अभी शेयर इशू कर रहे हैं, और उससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन जी। कंपनी अपना अगर प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होती तो टैक्स कैसे पे करती है? देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली उसका नहीं, उसके शेयर होल्डर्स का होता है। तो कंपनी में जो प्रॉफिट अर्न करती है उस पे वो शायद 30% के करीब है, 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। उसके बाद जो प्रॉफिट रह जाता है उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, सम टाइम पूरे का पूरा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सम टाइम कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कुछ कंपनी के अंदर ही रहने दिया जाता है ताकि कुछ प्रोजेक्ट्स पर हमें लग सके। उस प्रॉफिट के वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड, और वो हिस्सा जो कंपनी के अंदर ही रहने दिया जाता है उसे कहते हैं रिजर्व्स। ठीक है, हाँ जी, लॉ में रिजर्व्स कहते हैं, बाकी काउंटिंग में आप पढ़ते होंगे और भी नाम है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी है। जी जी पूछिए। अनलिस्टेड कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए तो वो कैसे कंपनी बन गई है? देखिए मैंने ये नहीं कहा कि अनलिस्टेड कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ये हरगिज नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि अनलिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, आम आवाम को अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती कि आइए आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। ठीक है, ये वो जो लिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है, वो करेगी ये काम। वो सारे अनलिस्टेड उस सूरत में कर सकती है अगर वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा ले। ठीक है, तो याद रखें शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी का भी होता है, शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी का भी होता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो पब्लिक कंपनी है वो जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर सकती है, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती। लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्क क्या है? अनलिस्टेड के पास ऑप्शन है लेकिन उसने अभी उसको यूज नहीं किया, लिस्टेड के पास ऑप्शन भी है और वो यूज भी कर चुके। ठीक है, तो अनलिस्टेड का भी शेयर कैपिटल होता है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि उसने जनरल पब्लिक से इकट्ठा नहीं किया होगा, वो आपस में कुछ लोगों ने इकट्ठा कर लिया होगा। ठीक, लेकिन याद रखें आपस में फ्रेंड एंड फैमिली से प्राइवेट कंपनी ने भी इकट्ठा किया है, फ्रेंड एंड फैमिली से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने भी इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है कि अनलिस्टेड चाहे तो जरूरत पड़ने पे जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर सकती है, प्राइवेट तो वो भी नहीं कर सकती, प्राइवेट तो कभी भी नहीं कर सकती ना, अनलिस्टेड कर सकती है लेकिन अभी उसने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए नहीं होते। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी? एक मिनट है, यहाँ से क्वेश्चन जी। जो कंपनी लिमिटेड
बाय गारंटी होती है, आपने कहा वो जब बैंक के पास आएगी तो फिर उसको वो एज अ गारंटी बताएंगे कि जब ये होगी तो बैंक को तो इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि कंपनी बैंकरप्ट हो या जो भी, उसने तो अपना इंटरेस्ट भी वापस देना है और जो अमाउंट पे किया वो भी, और इस केस में उसने एससीसीपी को मेन बता देना, मतलब एज अ गारंटी कि मैं लिमिटेड बाय गारंटी रजिस्टर। हाँ जी, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रजिस्टर्ड होती है तो बैंक से अगर वो लोन लेती है, बैंक को तो इस चीज़ से गर्ज है कि मुझे मेरा लोन और इंटरेस्ट वापस मिल जाए। तो क्या कंपनी के लिए बैंक को बताना ज़रूरी होता है कि हम लिमिटेड बाय गारंटी है और किस किस बंदे ने क्या क्या गारंटी की अमाउंट एग्री की हुई है? क्या कि सिर्फ एससीसीपी को बता देना काफ़ी है? देखिए, एससीसीपी को तो बताना ही बताना है, उसके पास तो रजिस्ट्रेशन करवानी है हमने, उसको तो 100% बताएंगे। बैंक को भी बताना ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि बैंक को पता हो कि टोटल कितनी गारंटी दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि गारंटी कम हो और वो लोन ज़्यादा दे दे। तो बैंक अपना हिसाब किताब रखता है, जैसे अगर टोटल सबकी गारंटी मिला के 100 मिलियन बन रही है तो बैंक को भी 50, 60, 70 मिलियन के करीब का लोन दे देगा, ताकि बाद में कंपनी डिफॉल्ट करे तो इंटरेस्ट वगैरह ऐड ऑन करके फिर भी वो सिक्योर रहे। तो बैंक को भी बताना जरूरी होता है, इसलिए याद रखें, बैंक के पास जब कभी कोई कंपनी लोन लेने के लिए जाती है, बैंक सबसे पहले ये कहता है भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेके आओ, ताकि मैं आप देख लूँ कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कहते हैं। उनको देख के फिर बैंक डिसाइड करता है लोन देना कि नहीं। जी, इस जगह पे समझ नहीं आ रहा कि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है और वहाँ पे वो उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ना ही उसने अभी शेयर्स इशू किए हैं, बस उसको अमाउंट पता है कि मेरे पास मतलब मैंने इतनी अमाउंट ओवर, तो खर्चा कौन करेगा? मतलब अब जैसे अनलिस्टेड या लिस्टेड के केस में भी उसने लिस्टेड नहीं कराया तो उसने शेयर इकट्ठे ही नहीं किए। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। सुन, उनका क्वेश्चन ये है कि कंपनी जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उस वक्त कंपनी अभी बनी ही नहीं, ठीक है, कंपनी बनी नहीं तो शेयर भी इशू नहीं होंगे। कंपनी नहीं तो शेयर किस चीज़ के, शेयर इशू नहीं होंगे तो कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा पानी होगा वो कौन अदा करेगा? ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे सुन ले, वैसे मैंने कंसेप्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा उसमें बताना था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो भी शेयर कर रहा हूँ। जो एक होता है कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर जो मालिक है, एक लफ्ज होता है हमारे इलाम में से कहते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। तो उस वक्त कंपनी जाहिर है बनी नहीं, पैसे ही नहीं है, प्रमोटर्स अपनी जेब से पैसे अदा करते हैं, ठीक है, अपनी जेब से वकील से मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराते हैं, एससीसीपी के पास जाते हैं, उधर एक ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार, उसको फीस जमा करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, वो फिर रजिस्टर करता है। इसमें जितने भी खर्चे होते हैं प्रमोटर अपनी जेब से अदा करते हैं, लेकिन बाद में वो कंपनी से वापस ले सकते हैं, बाद में वो पैसे कंपनी से वापस ले सकते हैं कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी उससे जो पैसे आएंगे तो जो शुरू के खर्चे वगैरह हुए होंगे वो रीपे हो जाएंगे उनको। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तो शेयर कैपिटल उसके पास है ही नहीं, तो इसके जो ये वाली स्टेज है यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर में फिर क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं ना हुई तो वो कंपनी है ही नहीं, दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस स्टेज पे वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी कि लिमिटेड बाय गारंटी होगी, वो है ही नहीं, है ही नहीं। कंपनी उस दिन बनती है जिस दिन वो एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो हमें एससीसीपी का जो ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार वो इशू करता है, उस दिन से आगे कहानी चलती है कंपनी की जिंदगी। जी, वो अभी सारे मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन? ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी सेपरेट एंटिटी हो लेकिन वो एक्ट के मुताबिक ना हो। सेपरेट एंटिटी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन उन्होंने। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो और वह कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड ना हो? बिल्कुल पॉसिबल, बल्कि इससे मैं आपको वो कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। मैं समझाना था लेकिन अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे लिए आसानी हो गई। हमारा एक कंसेप्ट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब, बॉडी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट मीन्स जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो। एक टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस हो।
इसमें तीन, ये एक जेनेरिक टर्म है, जनरल कम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसमें तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं बॉडी कॉर्पोरेट में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आपने जब कभी आए ना, आपने जहन में लेके आना है सेपरेट लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस। एग्जाम में लिखना नहीं, लेकिन जहन में ये कंसेप्ट बनाना है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस। इसमें तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। वो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो जो रजिस्टर्ड हैं अंडर अदर एक्ट्स। कैसा पॉसिबल है कि कंपनीज एक्ट के अलावा किसी और एक्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो और उसका भी सेपरेट लीगल स्टेटस हो? बिल्कुल, वो भी पॉसिबल है। इसके एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए अलग से एक्ट बना जिसमें वो रजिस्टर्ड है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो, वो ना कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हो और ना ही पाकिस्तान में किसी और एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हो, लेकिन स्टिल उसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो? पॉसिबल है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो किसी ऐसे एक्ट में रजिस्टर्ड है जो फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री के एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है अंडर फॉरेन लॉ, फॉरेन कंट्री लॉ, दूसरे मुल्क के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड है। ये तीनों वो एग्जांपल्स हैं जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस है, जिनका सेपरेट लीगल, ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट की एग्जांपल। इनमें से सिर्फ एक ये है जिसे हम नाम देते हैं कंपनी का, जिसको हम पढ़ते हैं, ये है कंपनी, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। हम जितना भी कंपनी लॉ पढ़ेंगे इनके लिए पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन ये वो एग्जांपल है इनका भी सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है ये। इनमें से एक कंपनीज एक्ट के अलावा दूसरे लॉज में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो पाकिस्तान के लॉज हैं। और एक ऐसी है जो कंपनी लॉ के अलावा दूसरे लॉज में रजिस्टर्ड है और वो लॉ फॉरेन लॉज है। यानी अगर कोई हमसे पूछे बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट में तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन आती है। पहला वो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, दूसरा वो जो कंपनीज एक्ट में नहीं किसी दूसरे पाकिस्तानी लॉ में रजिस्टर्ड है, तीसरा वो जो पाकिस्तान में नहीं किसी फॉरेन कंट्री के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में वो कुछ थोड़ा बहुत काम करने आ गई है, पाकिस्तान लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट और वर्ल्ड कंपनी में फर्क है। बॉडी कॉर्पोरेट एक मोर कम्प्रीहेंसिव टर्म है, कंपनी उसकी एक कैटेगरी है, इसकी बाकी की भी दो कैटेगरीज है। हाँ, लेकिन लॉ ये कहता है कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्शन है, यानी वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं होंगी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझी जाएंगी, और दूसरा जिसको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझा जाएगा। ये दो एग्जांपल सिर्फ याद रखने के लिए हैं, रटा लगाने के लिए, ये तीनों समझने के लिए। तो कोई हमसे पूछे कंपनी किसे कहते हैं, हम क्या कहेंगे? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड है। और कोई पूछे बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, हम कहेंगे ये तो कंपनी से कम्प्रीहेंसिव टर्म है कंपनी की निस्बत। इसमें कंपनी भी शामिल हो जाती है और कंपनी के अलावा भी दो और तरह की ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक वो जो कंपनीज एक्ट नहीं लेकिन किसी दूसरे लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है, और एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में नहीं, पाकिस्तान के किसी दूसरे लॉ के मुताबिक भी नहीं, बल्कि फॉरेन कंट्री के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है, उसे भी कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। जी भाई, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका? चलिए और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन। जी सर, एक
कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसके जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्होंने फुली पेड शेयर्स कर दिए। कर दिए। अब उस कंपनी के वो बैंकक्रप्ट हो गई है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है और उसके शेयर्स भी सारे फुली पेड हैं, तो वो अपने डेब्ट्स कैसे चुकाएगी? अगर एक कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो फुली पेड है और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और अब लायबिलिटी ज़्यादा है, वो कैसे पे करेगी? वो नहीं पे करेगी। तो जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने, अच्छा क्रेडिटर से मुझे याद आ गया, कुछ टर्म्स होती हैं अकाउंटिंग में किसी और तरीके से पढ़ी जाती हैं, लॉ में किसी और तरीके से समझी जाती हैं। तो स्टूडेंट चूंकि एक ही टर्म लेके चल रहे होते हैं, वो सेम समझ रहे होते हैं, उससे कंसेप्ट समझने में फिर प्रॉब्लम होती है। लॉ में हमारी दो टर्म, एक अभी क्या बोली थी आपने टर्म? क्रेडिटर और प्रॉपर्टी। अकाउंटिंग में क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिससे उधार पे सामान खरीदा हो। लॉ में क्रेडिटर हर उस बंदे को कहते हैं जिसको आपने पैसे अदा करने हैं। लॉ में क्रेडिटर हर उस बंदे को कहते हैं जिसको आपने पैसे अदा करने हैं। लॉ में क्रेडिटर बैंक भी हो सकता है जिससे आपने लोन लिया हुआ है। लॉ में क्रेडिटर वो बंदा भी हो सकता है जिससे आपने उधार माल लिया हुआ है। लॉ में क्रेडिटर वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसका बिजली का बिल आपने अदा करना है, वापडा, वो भी आपके क्रेडिटर्स में शामिल हो सकती है। इवन लॉ में क्रेडिटर्स में वो एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं जिनको आपने सैलरी अदा करनी है। तो लॉ में लफ्ज क्रेडिटर जो है ये स्पेसिफिक नहीं, जनरल टर्म है। तो अगर कभी क्रेडिटर का लफ्ज आए तो जहन में रखिएगा कि ये कम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसी तरह लॉ में यानी हर वो बंदा जिसको आपने पैसे अदा करना है क्रेडिटर है। इसी तरह प्रॉपर्टी से मुराद हर एक एसेट है। प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग। लॉ में प्रॉपर्टी हर उस एसेट को कहते हैं जो आपका है। जैसे जब हम कहेंगे कंपनी की प्रॉपर्टी, इससे मुराद फिक्स एसेट भी है, इससे मुराद इन्वेंट्री भी होगी, ठीक है। इससे मुराद वो हर एक जो कंपनी के पास जो भी असासा मौजूद है वो कंपनी की प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो ये दो टर्म, आगे मजीद जब कुछ टर्म्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। इन दो टर्म्स को ध्यान में रखिएगा। अब वापस आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। अगर वो पे नहीं कर सका तो क्या? तो कंपनी कोई पे नहीं कर सकती क्योंकि शेयर होल्डर मेंबर्स की लायबिलिटी कोई नहीं है, वो फुली पेड शेयर थे। इस सूरत में नुकसान किसका हुआ? उन क्रेडिटर्स का जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ था और ये देखा ही नहीं था कि शेयर्स फुली पेड हैं, ये देखा ही नहीं था कि कंपनी के हालात खराब है, ये देखा ही नहीं था कि कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं है कि हम बेच के पूरे लोन रिकवर करवा सकें। प्रॉपर्टी 100 मिलियन की थी, लोन दे बैठे 150 मिलियन का, तो नुकसान तो फिर उनको होगा ना, वही बर्दाश्त करेंगे। क्लियर? जी। एक और हमने पढ़ा है कि हम लोग शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेंबर शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेंबर शेयर को ट्रांसफर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सेल करते हैं, आप मेंबर हैं, आपने सेल किया है, तो आप उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू को उसे सेल कर सकते हैं शेयर को? क्या शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे सेल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। और नॉर्मली फेस वैल्यू जो होती है, एक टर्म होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। दोनों में फर्क नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मेरे भाई, वो तो काउंटिंग में होती है ना। मार्केट वैल्यू सिंपल, मार्केट फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में फर्क हो सकता है। आप ज्यादा बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी का मैंने आपको बताया इससे कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी का सिर्फ उस वक्त लेना देना, और कंपनी को शेयर की ट्रांजैक्शन से उस वक्त फर्क पड़ता है जब वो पहली दफा शेयर इशू हो रहे होते हैं, जब कंपनी शेयर इशू करती है लोगों को। अब आगे वो लोग अगर शेयर्स को किसी को सेल परचेज करते हैं आपस में, इससे इस ट्रांजैक्शन से कंपनी इररिलेवेंट है। कंपनी को इससे कोई ना पैसा आता है ना जाता है। कंपनी का सिर्फ इतना रोल होता है कि ए ने बी को, कंपनी ने ए को शेयर इशू किया, उस वक्त कंपनी का कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन जब ए ने आगे बी को किया, बी ने आगे सी को किया, कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये होगा, ए और बी में जब सेल परचेज होगी तो दोनों कंपनी के पास आके कहेंगे सर आपने जो रजिस्टर बनाया हुआ ना जिसमें आपके शेयर होल्डर के नाम है, उसमें मेरा नाम काट के बी का लिख दें। कंपनी कहेगी अच्छा ये एप्लीकेशन दो, अभी लो। सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, वरना शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा सेल परचेज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है, वो डेली बेस पे, जिस तरह डॉलर की या गोल्ड की प्राइसेस अप डाउन होती है ना, शेयर की प्राइसेस भी अप डाउन होती है, वो हर घंटे मिनटों के बाद चेंज होते हैं।
तो वो सेल पर, लेकिन कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? अनलिमिटेड मैंने क्या कहा था? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड को पढ़ाया था तब, कोई कहा था ना अनलिमिटेड के बारे में? नहीं सोचना, छोड़ दे छोड़ दे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। 1 मिनट। सर 10 लाख का शेयर था, हमने पार्टली पे किया उसे 5 लाख का, ठीक, 5 लाख रहता है। 5 से 6 कर ले ताकि पता चल जाए 4 और 6 में फर्क हो जाए। तो सर जी दरमियान में जब हमने साल बाद किस्त पे करनी है, लेकिन 6 माह बाद प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट फेस वैल्यू के हिसाब से डिवाइड होगा या 6 लाख की रेशो से डिवाइड होगा? देखिए पाकिस्तान में ज्यादातर जो अब कंपनी शेयर इशू करते हैं वो फुली पेड ही होती है, तो फुली पेड के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर जब डिविडेंड वो अनाउंस करते हैं तो डेफिनेटली ये हिसाब रखते हैं कि पार्टली पेड कितने हैं, फुली पेड कितने हैं, दोनों को एक बराबर शेयर तो ही ना मिलने चाहिए। वरना तो हर बंदा कहेगा यार लाख रुपए का शेयर है ना, मुझे लाख रुपए का एक शेयर ना दो, 1-1 रुपए करके लाख शेयर दे दो। वो तो सर वो ऐसे नहीं करेंगे, वो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जितना पेड अप कैपिटल हो उस लिहाज से डिविडेंड दिया जाता है। सर जब गारंटी देते हैं बैंक को कि ये मेंबर इतने पे करेगा, वो उसकी शेयर्स की रेशो के हिसाब से जिसने जितने शेयर लिए होते हैं उस हिसाब से देते हैं? नहीं, जब गारंटी दी जाती है उसमें तो नॉर्मली शेयर कैपिटल होता ही नहीं है। हाँ, जब गारंटी दी जाए लिमिटेड बाय गारंटी के केस में नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता। तो सर जी बाइंडिंग आपके बाद अगर कोई पैसे बच जाए सारे लोन पे करने के बाद, तो वो शेयर के रेशो के हिसाब से होंगे या गारंटी के रेशो? नहीं, वो आपस में उनकी अपनी सेटलमेंट होगी कि क्या करना है। असल में जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, नॉर्मली वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनके पैसे बचते कम ही है। लेकिन अगर बचे तो वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, नॉर्मली वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी जॉइंट, हाँ प्राइवेट कंपनी में लिखा हुआ है जॉइंट होल्डर्स आर कंसीडर्ड 1 मेंबर। ये क्या है? छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया हो। बाज़ औक़ात एक वालिद होते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल 10 कनाल की, उन्होंने बांट दिया दोनों बच्चों में। एक तरीका बांटने का क्या है, दोनों का 5-5 कनाल करो, दोनों को अलग-अलग दे दो। इस सूरत में उस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे और दोनों को मिल जाएगा अपना अलग-अलग। एक दूसरा तरीका भी है लीगली, क्या, प्रॉपर्टी एक ही रहने दे, जॉइंट प्रॉपर्टी, दोनों को उनका जॉइंट ओनर बना दे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है उस पूरी प्रॉपर्टी के 1-1 फुट के ऊपर दोनों हकदार हैं। ये ऐसे भी, इसे कहते हैं जॉइंट ओनरशिप। आपने शायद किस तरह की ट्रांजैक्शन देखी हो। इसमें अगर उस प्रॉपर्टी को बेचना होता है ना, तो दोनों की रजामंदी शामिल होती है। जैसे इसी तरह बैंक, जॉइंट बैंक अकाउंट का भी कंसेप्ट होता है कि एक तो ऑप्शन ये है ना कि आपके पास 10 लाख है, 2 भाई हैं, 5 लाख एक अकाउंट में डाल दें, 5 लाख एक अकाउंट में डाल दें। दूसरा तरीका क्या है, दोनों का जॉइंट अकाउंट बनाए, उसमें 10 लाख डाल दें। अब दोनों 1-1 रुपए के ऊपर हकदार, दोनों मालिक है, और जब तक दोनों चेक पे साइन नहीं करेंगे वो पेमेंट नहीं होगी। तो ये जॉइंट ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट मौजूद है नॉर्मल दुनिया में भी। अब कंपनी के केस में भी जॉइंट ओनरशिप का कंसेप्ट है कि एक शेयर है, उसके जॉइंट ओनर, फॉर एग्जांपल फादर के पास शेयर्स थे 1 लाख, उनकी डेथ हो गई, अब वो 1 लाख शेयर्स या उन्होंने ट्रांसफर कर दिया लेकिन जॉइंट किए, अब वो 1 लाख शेयर के मालिक दोनों बचे हैं। ऐसा नहीं है कि 50,000 एक के 50,000 एक के, नहीं ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं जॉइंट ओनरशिप। लॉ कहता है इस सूरत में हम इसको एक मेंबर गिनेंगे, एक से ज्यादा 2 मेंबर नहीं गिनेंगे, ठीक है। यानी जो गिनती होगी ना हमारी 50 वाली, उसमें जो जॉइंट ओनर्स होंगे उनको एक ही। हाँ, अगर दोनों ओनर के दरमियान कंफ्लिक्ट वैसे इस तरह होता है तो फिर या ए बी को राजी करेगा या बी ए को राजी करेगा, या दोनों पिस्तौल बंदूक की जोर पे फैसला करेंगे, या अदालत में जाएंगे तो 15-20 साल बाद फैसला हो जाएगा। वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। और कोई क्वेश्चन? वो हमारे कंपनी लॉ के स्कोप से बाहर है जी। रिडीमेबल कैपिटल, रिडीम का मतलब होता है रिटर्नेबल, जो रिटर्न हो सके, ठीक है। कैपिटल कैसे रिटर्न हो सकता है? नहीं, कंसेप्ट ये मैं बताता हूं। असल में पाकिस्तान में आपको पता है कंपनी शेयर इशू करती है, कैपिटल कैसे इकट्ठा करती है? शेयर इशू करके, वो है कैपिटल।
जो शेयर लेता है वो कंपनी का बन जाता है मालिक। लेकिन समटाइम्स कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो शेयर होल्डर कहते हैं यार पैसे तो इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन जिस बंदे से हम पैसे इकट्ठे करें ना उसको कंपनी का मालिक ना बनाए। तो ऑप्शन क्या होते हैं उनके पास? लोन ले ले, बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से लोन लिए, एक टाइम आता है बैंक भी कहता है बस मैं इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकता। कहता है अच्छा पैसों की और जरूरत है, अब क्या करें? शेयर होल्डर के पास भी पैसे नहीं है, बैंक ने भी लोन अब खत्म कर दिया देना, अब क्या करें? जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक को हमने ओनर नहीं बनाना मजीद, तो क्या करें? जनरल पब्लिक से लोन लें। जब किसी कंपनी ने जनरल पब्लिक से लोन लेना होता है ना तो ऑप्शन होती है, ऑप्शन होती है, उस ऑप्शन को कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर वो ऑपरेट शेयर्स की तरह ही होते हैं, शेयर की तरह पर्चियां बनी होती है, फेस वैल्यू होती है, प्रोसीजर सारा शेयर्स की तरह होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। उसके ऊपर क्या मिलता है? फिक्स इंटरेस्ट, ठीक है। और शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट। जब कंपनी ने डिबेंचर इशू करने शुरू किए, पैसे तो कंपनी को इकट्ठे हो गए, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा ये आप पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसमें आप सूद को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो सूद है, ये तो हराम है। अब लोगों ने भी जब देखा उन्होंने कहा वाकई ये तो सूद है, ये तो हराम है। उन्होंने कहा नहीं हमने, अब कंपनी अखबार में इश्तिहार दे रही है डिबेंचर ले लो, डिबेंचर ले लो, कहते हैं नहीं हराम है, हमने नहीं लेना। उन्होंने बैठ के सोचा रेगुलेटर के साथ कि भाई ये क्या चक्कर है, पैसे चाहिए, अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो थोड़ा ज़रा स्लो डाउन हो गया, क्या करें? उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं है, जिस तरह हमने बैंक वालों ने किया है उसी तरह आप भी कर ले। बैंक वालों ने क्या किया है? उन्होंने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं प्रॉफिट का नाम दे दिया। आप भी इस तरह करें क्या? हाँ, डिबेंचर्स को डिबेंचर्स का नहीं रिडीमेबल कैपिटल का नाम दे दें। भैया आपने बिल्कुल सही सोचा, कैपिटल रिडीम हो वापस हो असूल ही नहीं बनता, वो कैपिटल तो होता है जो ओनर बन जाता है। तो उन्होंने सिर्फ एक समझ लीजिए क्या अफीम की गोली देने के लिए डिबेंचर का नाम चेंज करके रिडीमेबल कर, क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं ना लोन, वो 2, 4, 5 साल बाद वापस करना होता है। शेयर कैपिटल वापस नहीं करना होता कंपनी ने, जब तक चल रही है, वाइंड अप होगी तभी कोई पैसा बचा तो वापस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने पैसे भी इकट्ठे करने थे और वो इंटरेस्ट वाली चीज भी मना कर दी, तो उन्होंने क्या किया? नाम दे दिया रिडीमेबल कैपिटल, और उस पर जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली फिक्स पैसे अदा करते थे उन्हें कह दिया प्रॉफिट, ठीक है। तो असल में तो वो प्रॉफिट नहीं है, नाम प्रॉफिट है, असल में तो रिडीमेबल कैपिटल नहीं है, डिबेंचर, ठीक है। तो उसे रिडीमेबल कैपिटल कहते हैं, या बाज का एक और नाम भी यूज करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर का, वो भी यही चीज तकरीबन। देखिए रजिस्ट्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में करेंगे। चलिए अब आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज स्टडी करते हैं, लिख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि वरना आज का फिर टॉपिक रह जाएगा, वो इंशाल्लाह कल आंसर कर देता हूँ मैं, ठीक है। आज जैसे मैं जुम्मा है ना, उस वजह से थोड़ा सा 10 मिनट का मार्जिन हुआ। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने पढ़ा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। स्टेटस की बेस पे कितनी कंपनीज हैं? 2, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? 3 रिस्ट्रिक्शन। क्या है 3 रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी की? ओहो बस यही नहीं पढ़ के आया, ला काउंटिंग भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, ला ही नहीं पढ़ा, सर ने मेरे से पूछ लिया, ये सोच रहे हैं ना। ये भैया बताए 3 पॉइंट्स कौन से हैं प्राइवेट कंपनी के? एक तो होती है प्राइवेट और दूसरी प्राइवेट वो है जो अच्छा 10 सफ़े इस तरह की कहानियां लिखते रहेंगे ना, नंबर नहीं देगा वो, जब तक 3 कंडीशन नहीं बताएंगे। नंबर मिलेंगे कंडीशन के, कहानी के नहीं मिलेंगे। जी भाई, maximum number of members, limits the number of members to 50, restricts right to transfer its share, prohibits invitation to general public to subscribe for shares and debenture। यह है प्राइवेट कंपनी। 2 टाइप्स, अगर एक ही ओनर है, अगर एक से ज्यादा तो। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सर सोल प्रोप्राइटरशिप में और सिंगल मेंबर कंपनी में क्या फर्क है?
सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर करवा ले वो सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएगी, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और अदर देन सिंगल मेंबर पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, दो टाइप्स, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड कौन सी है? अनलिस्टेड जो शेयर इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को, किए नहीं। लिस्टेड जो कर चुकी है। अच्छा, जब शेयर इशू कर चुकी है तो उसके शेयर कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, कहाँ पे सेल पर गए? स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज कितनी कंपनी है, कौन कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी कितनी होती है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दैट। लिमिटेड बाय गारंटी में कितनी है? अमाउंट एग्रीड टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ कंपनी इन टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अनलिमिटेड मुश्किल है, अनलिमिटेड है। अब अदर टाइप्स की तरफ आते हैं। अदर टाइप्स में एक तो टाइप है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नाम से जाहिर है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पहले मुझे बताइए कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे सकते हैं आप? एक हाँ, ईदी, बिल्कुल ठीक है, ईदी वेलफेयर, चल बिल्कुल, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उन्हें अपने ऑपरेशंस के लिए चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी। फर्ज कीजिए कभी अगर लोगों की डोनेशन कम हो गई तो हो सकता है कि वो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएं। अब बैंक के पास जब जाएंगे ना तो उन्हें एक खतरा होगा, बैंक से लोन तो ले ले, लेकिन जाहिर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, खर्चा होना ही होना है। बाद में भी डोनेशन ना आए तो हम अगर वेलफेयर लोन वापस ना कर सके तो वो तो मुझे अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे, और वो जो घर है वो भी बिक जाएगा। तो वो सोचे, ये इनके लिए एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर होगा। लॉ ने फिर उनके लिए एक सहूलत निकाली। उन्होंने कहा अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है ना तो आप अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा सकते हैं। हमने आपको खुसूसी आपके लिए खुसूसी कानून बनाया गया है। अपने आप को एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा लें। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका सेपरेट लीगल स्टेटस हो जाएगा। अगर एसोसिएशन आपकी पैसे वापस ना भी कर सकी तो मसला कोई नहीं, आपको कम से कम नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि नॉर्मल रूल ये है कि हर कंपनी ने अपने नाम के एंड पे लफ्ज लगाना है लिमिटेड। हर कंपनी ने अपने नाम के एंड पे लफ्ज लगाना है लिमिटेड, सिवाय दो कंपनीज के। बता सकते हैं किन दो कंपनीज ने? एक अनलिमिटेड ने, क्योंकि है ही अनलिमिटेड, और दूसरा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इन्होंने वर्ड लिमिटेड नहीं लगाना, बाकी हर एक ने वर्ड लिमिटेड लगाना है। तो दो सहूलियात हो गई। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनी, क्या ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकती है कंपनी एक्ट में? बिल्कुल हो सकती है। इनको दो बेनिफिट क्या होते हैं, एक सेपरेट लीगल स्टेटस और दूसरा वर्ड नाम में लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, ताकि लोग डोनेशन देते हुए डरे ना, वो ये ना समझे ये तो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए आई है। नहीं, ठीक है, नाम में वर्ड लिमिटेड ऐड नहीं होगा। यह है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको डिटेल में हमने पढ़ना है अभी, ये तो अभी बेसिक टाइप्स से समझाते हुए इसके, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक स्पेशल कानून बनाया गया है। तो ये स्पेशल कानून क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जाहिर ऐसे तो नहीं होगा कोई भी जाके कह दे मैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, उसको रजिस्टर कर लेंगे, कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, आज का मेन कंसेप्ट जो हमने सीखना है वो ये है। होल्डिंग कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो होल्ड करे क्या, मेजॉरिटी वोटिंग शेयर किसी दूसरी कंपनी के, और ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। समझ आई? समझाया तो है ही नहीं मैंने, समझ कैसे आ गई? मैंने तो जो लिखा है वही पढ़ा है, ऐसे थोड़ी ला समझ आता है। सुने, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनमें दो तरह के रिलेटिव्स होते हैं। अपने कंसेप्ट को सामने रख के बता रहा हूँ, और भी कई तरह के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, बल्कि दो तरह के। एक होते हैं वो जिन जो कि हमारे डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे फैसलों पे। जैसे हमारे बहन भाई, हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम उनके साथ कंसल्ट करते हैं, वो जो मशवरा देते हैं तो उनकी बात इन्फ्लुएंस होती है, हम कहते हैं अच्छा बात सही है, हमारी डिसीजन मेकिंग में उनका इन्फ्लुएंस, लेकिन कंट्रोल नहीं होता
क्योंकि फैसला बहरहाल हम ही करते हैं, हम नहीं करना होता है। हमने उनको इतनी लिफ्ट नहीं कराई होती कि हमारी जिंदगी के फैसले वो कर रहे हो। इन्फ्लुएंस होते हैं, कंट्रोल नहीं करते। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जैसे वालिदैन, ठीक है, वो अप टू सर्टेन एज लिमिट वो हमारे फैसला, हमारी जिंदगी के फैसले वो कर रहे होते हैं, वो हमारे फैसलों को कर रहे हैं कंट्रोल। तो ये दो टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स हैं, एक जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरा हमारे डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इसी तरह होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या लोग होते हैं जो कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, लॉ ने कहता है एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ये एसोसिएटेड पर्संस हैं, हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हो उनको लॉ कहता है होल्डिंग, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है, हम इनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है, और हम इनकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो दो टर्म्स है, एसोसिएटेड और होल्डिंग सब्सिडरी। आज के लेक्चर में मैं एसोसिएटेड नहीं पढ़ा रहा, कंसेप्ट सिर्फ दे दिया इन्फ्लुएंस वाला। आज के लेक्चर में क्या स्टडी करने लगे हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही हो। भाई वो कैसे इस काबिल बनेगी कि दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही हो, वो दो तरीकों से इस काबिल बन सकती है। पहला, दूसरी कंपनी के कितने शेयर ले ले, 51% नहीं, 51% नहीं, मोर देन 50% शेयर बाय कर ले। अब देखें, जिस कंपनी ने मोर देन 50% शेयर बाय कर लिए, अब जिसके पास ये मोर देन 50% शेयर है, अब बाकी सारे शेयर होल्डर जो मर्जी कहते रहे, मानी किसकी जाएगी, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। तो जिसके पास शेयर्स हैं वो क्या बन गया, होल्डिंग। और जिसके शेयर हैं, फर्क समझ आ रहा है, जिसके पास शेयर हैं और जिसके शेयर्स हैं सब्सिडरी। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका भी है, क्या कि आप देखें, कंपनी चलानी किसने, डायरेक्टर्स ने, फैसले किसने करने हैं। तो आप शेयर्स ना खरीदें, आप किसी तरीके से ऐसी पावर एक्वायर कर लें कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करें, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर आपके पास आ जाए। अगर आपके पास ये पावर आ जाती है तो फिर भी वो कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी, हम होल्डिंग बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि असल में काम तो करना है डायरेक्टर्स ने, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आपकी जेब में है। आप जब चाहे उनको चेंज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो आपके इशारे पे ही हो रही होगी। इस सूरत में भी हम होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं और दूसरी कंपनी सब्सिडरी बन सकती है। होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट समझ आया। अब होल्डिंग है इस एंगल से ऊपर, तो सब्सिडरी ऑटोमेटिकली दूसरे एंगल। सब्सिडरी कौन सी कंपनी है, जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसी दूसरे के पास हो, जिसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर किसी और के पास हो। ये जो पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर होते हैं ना, इसे हम कहते हैं पावर्स टू कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको बताया हुआ ना, एक ही बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह ले, बोर्ड कह ले या डायरेक्टर्स कह ले। क्लियर हो गई है बात। तो कोई कंपनी होल्डिंग कब बन सकती है, तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, उसके 50% फिर से ज्यादा शेयर रिक्वायर कर लें। दूसरा तरीका क्या है, उसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर ले। तीसरा तरीका क्या है, मुझे बताइए, बाप और बेटे में कौन सा होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है कि नहीं। इसका एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, है कि नहीं। बेटे के लिए बाप क्या है, होल्डिंग। बाप के लिए दादा क्या है, बेटे के लिए दादा क्या है। मुझे बताइए, बेटे का बेटा बेटा होता है कि नहीं, बाप का बाप बाप होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसीलिए उन्होंने कहा अगर एक कंपनी सब्सिडरी है हमारी सब्सिडरी की, वो भी सब्सिडरी है, यानी हम इसे यूं कहते हैं सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज सब्सिडरी।
बात समझ आई? सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ होल्डिंग इज होल्डिंग। यही कंसेप्ट पॉइंट्स इधर है, यही अपोजिट इधर है। भाई कुछ बात समझ आए? अगर बात समझ आई तो मुझे बताइए एक रियल केस से इसको समझते हैं। पाकिस्तान में एक कंपनी है पीटीसीएल, उसका नाम है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड फॉर एग्जांपल। अच्छा मुझे बताइए हमें कैसे पता चला कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है? क्या इसके नाम में जो लफ्ज कंपनी आया उससे पता चला? इसके नाम में जो लफ्ज लिमिटेड आया उससे पता चला। तो ये एक कंपनी है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड, ठीक। इसने एक दूसरी कंपनी है यूफोन, उसके 100% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। तो बताइए पीटीसीएल एक कंपनी है, यूफोन क्या है? एक दूसरी कंपनी। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उसने मेजॉरिटी ऑफ शेयर, पीटीसीएल ने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान मेजर शेयर होल्डर थी पीटीसीएल के, इनको पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं शेयर को बेच देते हैं। इन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं अपने पीटीसीएल के, ये पुरानी बात है, पीटीसीएल के 26% शेयर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक इन्वेस्टर है इत्सालात, शायद अबू धाबी या बेस्ड कंपनी है, वो अबू धाबी का जो जिस मुल्क में भी रजिस्टर्ड है उसके लॉ के मुताबिक कंपनी रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा जी हम खरीदते हैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है लाए पैसे, ये 26% शेयर लाए। उन्होंने कहा नहीं 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 सर, हम मल्टीनेशनल कंपनी है, आपका जो कल्चर है ना, हमने काम करने का पूछा लोगों से तरीका, वो बड़ा ही फारिग है। आपके लाइनमैन जो है वो अपने आप में नवाब होते हैं, तो हम तो पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करेंगे जब हम इतने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतनी बड़ी कंपनी के 26% शेयर खरीदना कोई छोटी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी। तो आप हमें ये एग्रीमेंट करें, पावर दे कि आपके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे, ताकि हम जो डिसीजन करें उनको इम्प्लीमेंट भी करवा सकें। ये ना हो इन्वेस्टमेंट करके हम फंसे, हम कोई काम करना चाहें, आपके दूसरे लोग कहेंगे जी हमने नहीं करना ये, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर है आपका। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, हालांकि शर्त थोड़ी अजीब सी, गवर्नमेंट ने पहले हाथ पैर मारे, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर असूल की बात करें ना, जितने % शेयर उतने % डायरेक्टर। उन्होंने कहा असूल की ऐसी तैसी पैसे चाहिए तो बताओ, वरना हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर, हम फंसेंगे नहीं इधर। गवर्नमेंट ने कहा चले ठीक है, 26% एग्रीमेंट हो गया, गवर्नमेंट 26% सेल करेगी और बदले में इसके साथ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर होगी इत्सालात के पास। एग्रीमेंट हो गया। अब मुझे बताइए इत्सालात और पीटीसीएल में क्या रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडरी कैसे 26% है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर थोड़ी। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की वजह से इत्सालात और पीटीसीएल में कौन सा रिलेशनशिप हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी। अगली बात मुझे बताइए इत्सालात और यूफोन में कौन सा रिलेशनशिप है? क्यों? इत्सालात की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं है यूफोन में। हाँ भाई, सब्सिडरी की सब्सिडरी है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप। अच्छा मुझे बताइए पाकिस्तान में इत्सालात जो है ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? हाँ शाबाश, बॉडी कॉर्पोरेट। वैसे होल्डिंग में भी है होती है, लेकिन जो इसका स्टेटस पाकिस्तान में हम बोलते हैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनीज एक्ट क्या किसी भी और लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फॉरेन कंपनी में, फॉरेन लॉज में रजिस्टर्ड है फॉरेन कंट्री में, और पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशंस करने के लिए शायद उन्होंने ब्रांच वगैरह ओपन की हुई है। तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हम उसे कंपनी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? 3 पॉइंट यही में रखने हैं, 2 एक्सेप्शन। बॉडी कॉर्पोरेट में 3 पॉइंट और 2 एक्सेप्शन। फिर उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी के 3 पॉइंट, और उसी तरह पब्लिक और प्राइवेट के भी 3 पॉइंट। ये की कंसेप्ट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इनको आपने साथ साथ रिवाइज याद करते रहना, रिवाइज करते रहना है। आए जरा पास्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक हमने कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं किया ना, तो हमें पता नहीं हम लॉ सही भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। कहीं ऐसा ना मैं आपको गलत लॉ पढ़ा दूं। एग्जाम में चीजें कुछ और मैं आपको कुछ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई हो सकता है ना। तो अभी देख लेते हैं हमारी एग्जाम लेवल की तैयारी हो रही है कि नहीं।
क्वेश्चन 1, a company duly registered under the Companies Act 2017 is a separate legal entity and a distinct person from the shareholder. Do you agree? Yes, sir. Elaborate. कैसे elaborate करेंगे भाई? वो लीगल सेपरेट लीगल स्टेटस छाप देंगे और कैसे elaborate करें? यही elaboration है। 4 नंबर के साथ लिख देंगे, सिर्फ ऊपर डेट लाइन लिखेंगे कि नीचे इफेक्ट ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस भी लिखेंगे? बिल्कुल लिखना चाहिए, फैक्ट भी आएंगे भाई। नंबर 4 नंबर है, ऐसे थोड़ी दे देगा डेड लाइन के। क्वेश्चन 2, राइट नोट ऑन परपेचुअल सक्सेशन, कॉपी पेस्ट छापा। हाँ बिल्कुल, मैं वो रट्टा आपका, ये आपके बाएं हाथ का कमाल है, इसमें मुझे टेंशन नहीं होती, रट्टा लगा लेते आप। क्वेश्चन 3, कैन ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट? क्या लायबल? हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो थे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। हमारे कुछ क्वेश्चन आगे, जो क्वेश्चन हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैंड पे होंगे ना, उन्हें 2 तरह से हमने कैटेगराइज किया हुआ है। वो जो रटे वाले क्वेश्चन होंगे, एक वो जो केस स्टडी। ठीक है, एग्जाम में दोनों आते हैं आपको पता है, और लेकिन ज्यादातर केस स्टडी वीक होता है पोर्शन, इसलिए हम केस स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन साथ में वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों की करेंगे, कंसेप्चुअल। लेकिन असल में जो आपका कंसेप्ट टेस्ट होगा वो केस स्टडी से होगा, केस स्टडी से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे मिस्टर ए ओन्स 100% शेयर्स ऑफ ए कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड। अब देखें, मैंने आपको बताया ना, हर कंपनी ने अपने नाम के एंड पे क्या लिखना है? वर्ड। प्राइवेट कंपनी ने एक लफ्ज और लिखना है, प्राइवेट। गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड कंपनी ने भी एक लफ्ज और लिखना है, वो कौन सा? गारंटी लिमिटेड। और सिंगल मेंबर कंपनी ने एक और लफ्ज लिखना है, SMC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिखेगी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो क्या लिखेगी? पब्लिक लिमिटेड, वो सिर्फ लिमिटेड लिखेगी। पब्लिक लिमिटेड सिर्फ लिमिटेड लिखेगी नाम के एंड पे, प्राइवेट लिमिटेड क्या लिखेगी? प्राइवेट लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड क्या लिखेगी? और सिंगल मेंबर कंपनी क्या लिखेगी? SMC प्राइवेट लिमिटेड। तो देखें, वही बता रहा है ना नाम में, SMC प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद एसेट्स अमाउंटिंग ₹8 million एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग ₹10 million। लिक्विडेशन क्या होती है? वाइंड अप हो गई, बैंकरप्ट हो गई। अब एसेट है 8 के, लायबिलिटी 10 है, तो नो प्रॉब्लम, 2 million मिस्टर ए पे करेगा। इज मिस्टर ए पर्सनली लायबल टू पे ₹2 million टू क्रेडिटर्स? क्यों? 100% है। हाँ, अच्छा, अब इसमें उसने क्या क्वेश्चन में बताया कि शेयर्स फुली पेड है कि पार्टली पेड, तो क्या करना चाहिए? शाबाश, दोनों कैसे बताएं। अगर शेयर फुली पेड है कोई पैसा नहीं देने, पार्टली पेड है, ठीक है जी। ये एकदम स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन 3 में 4 मार्क्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ तो इसमें हम लिमिटेड बाय शेयर की डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको आंसर बताएंगे उसका। अच्छा, ये केस स्टडी सॉल्व कैसे होगी ये मैंने आपको बताना है, इसका तरीकाकार। ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद अभी आपने कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। जब मुझे लगेगा कंसेप्ट सफिशिएंट हो गए, उसके बाद मैं आपको फिर केस स्टडी की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा आपसे। ठीक है, केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर करवा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं। प्रेजेंटेशन के ऊपर बाद में करवाना, यानी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हम अच्छी केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन 5, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। क्या है? छापा। कितने पॉइंट लिखेंगे? एक्सेप्शन किसने? मैंने लिखने हैं, एक्सेप्शन भी लिखने हैं, 5 लिखेंगे। 3 रूल है और नीचे एक्सेप्शन की हेडिंग देके 5। अच्छा, इसमें मुझे याद आ गया, थोड़ी सी करेक्शन थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के नीचे टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है, इसको काट के ना थोड़ा नीचे कर लें, क्योंकि वो एक्सेप्शन के ऊपर लिखा गया, हालांकि एक्सेप्शन के नीचे लिखा जाना था टाइप्स ऑफ कंपनी। हाँ जी, नीचे जहां लिखा हो ना फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, इससे ऊपर लिखा टाइप्स ऑफ कंपनी। और इसी तरह पहला पेज जो है, इसकी तरतीब भी कुछ आगे पीछे है, इसको बहरहाल आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, इसको इग्नोर करें।
कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच ए कंपनी शैल बी कंसिडर्ड टू बी ए सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। अच्छा, ये डेफिनेशन होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि सब्सिडरी से? देखिए पॉइंट सेम है, लेकिन अगर आपने गलती से इसे होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया 0 नंबर मिल जाएगा। उससे सब्सिडरी पूछा तो आपने ये नहीं लिखना ए कंपनी विच होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। ये सब्सिडरी की डेफिनेशन नहीं है, ये होल्डिंग की है। आपने सब्सिडरी की डेफिनेशन कैसे लिखनी है? ए कंपनी हुज मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी। तो ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रखिएगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा उसने। सारी बात करेंगे, तीनों शेयर की भी, डायरेक्टर की भी और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की भी। 7, स्टेट द कंडीशन विच मेक ए कंपनी ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन सी कंडीशन है? 3 पॉइंट। लिमिट्स द नंबर, रिस्ट्रिक्ट्स राइट, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। डिफरेंशिएट एज टू हाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिफर फ्रॉम द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। दोनों की डेफिनेशन लिख दें। अच्छा, इसमें मार्क्स कम है, इसमें मार्क्स कम है, इसके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए थे वैसे। बहरहाल याद रखें, डेफिनेशन इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंस। तो अगर दो चीजों में डिफरेंस पूछे उसकी डेफिनेशन आप लिख देते हैं दोनों की, तो वो डिफरेंस ही समझा जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो इसमें हमने दोनों का डिफरेंस बताना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इनकी डेफिनेशन लिख दें जी। बस यही है, यही डिफरेंस है। 9, what category of companies can be formed under the Companies Act 2017? किस तरह की कंपनी फॉर्म की जा सकती है? ये छाप दे, सारा सारा छाप दे। ये चाहे लिखे ना लिखे, होल्डिंग सब्सिडरी, बाकी सारा लिखते हैं। बहरहाल ये भी लिख सकते हैं जी, और डिटेल नहीं लिखनी भाई यार। 2 नंबर है, खुदा का खौफ करे 2 नंबर में जान लेगा वो हमारी क्या। बस जितना दे दिया ये काफी है ना उसको। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, जिसने ये केस स्टडी कर ली उसने आज तक लॉ को पढ़ लिया, समझ लिया, इसका हक अदा कर लिया, चाहे उसने कल पढ़ा ही नहीं, पेपर पास नहीं। क्वेश्चन 10, माउंट एवरेस्ट लिमिटेड इज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इट हैज इशूड 1 मिलियन शेयर्स विद नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही चीज होती है, ऑफ ₹100 each। कंपनी गोज बैंकरप्ट इन 2019। शेयर टोटल इतने इश्यू के 1 मिलियन, एक शेयर कितने का था? 100। इज मिस्टर डी के पास 1,25,000 शेयर थे। लायबल टू पे एनी डेट ऑफ कंपनी इन फॉलोइंग केसेस। शेयर्स आर फुली पेड, लायबल है, बाकी बात है। शेयर्स आर पेड ओनली फॉर ₹80 पर शेयर, रिमेनिंग अमाउंट इज अनपेड। तो कितने पे करने हैं इसने? 20 मल्टीप्लाई बाय 125,000 कितना बनता है? 2,50,000 बनता है कि 25 लाख बनता है? कितना बनता है? 2.5 मिलियन। तो कर देना भाई कैलकुलेशन, अंदाजे लगाए जाएंगे, गलत सही कैलकुलेशन नहीं करके देंगे। 2.5 मिलियन, हाँ 25 लाख, ये इतना था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।